हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। तो मैं नरेंद्र सिंह आपके लिए लेके आया हूँ आज 10 नवंबर का करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो चलते हैं, आज करते हैं डिस्कस 10 नवंबर का करंट अफेयर्स। तो इस शानदार से सेशंस को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिस भी आपके दोस्त को नीड है, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो वनडे हो या फिर कोई पीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो एक बार क्लास को ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के 10 नवंबर के करंट अफेयर्स पर। चलो शुरुआत करते हैं। ये है अपना पहला क्वेश्चन। भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जगह है नवा रायपुर। कौन सी जगह है दोस्तों? नवा रायपुर। यहाँ पे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलो इसकी विश्लेषण जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय का आधिकारिक नाम क्या रखा है? वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ कि कहाँ किया गया है, उसके साथ साथ इसका संग्रहालय का जो नाम है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस नाम को भी याद रखना जरूरी है। यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है। मतलब आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए ये पहला और पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय अभी जिसका उद्घाटन हुआ है वो है। यह संग्रहालय इंटरएक्टिव शिक्षण के लिए वीएफएक्स डिस्प्ले, डिजिटल प्रोजेक्शन और क्यूआर कोडेड स्टोरी लिंक का उपयोग करता है। और शहीद वीर नारायण सिंह जो कब से कब तक थे? 1820 से 1857, सोनाखाना के जमींदार और छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे। तो उन्हीं के नाम पे इस संग्रहालय का नाम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के जो मेरे साथी हैं उनको मैं बता दूं कि हम टाइम कम लगे अपने को, इस वजह से ओनली हिंदी का जो क्वेश्चन पार्ट है उसी का डिस्कस करते हैं। इंग्लिश का जो है तो वो आप एक बार सेल्फ से देख लेना। ये उसके विश्लेषण है ये उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 2025 में पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिलेगा? तो किसे मिलेगा वो? आमिर खान को। किसको मिलेगा? आमिर खान को। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। आमिर खान को 2025 में पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार समारोह कब है? 23 नवंबर 2025 को। कहाँ? पुणे में आयोजित किया जाएगा। समारोह स्थल कहाँ है? एमसीए क्रिकेट स्टेडियम, पुणे। तो कहाँ आयोजित होने वाला है ये? एमसीए क्रिकेट स्टेडियम, पुणे में 23 नवंबर को आयोजित होने वाला है। और आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार जो पहला है वो किसको मिलेगा? आमिर खान को। आर के लक्ष्मण परिवार ने उत्कृष्टता के लिए आर के लक्ष्मण पुरस्कार की स्थापना की थी। ए आर रहमान पुरस्कार समारोह के दौरान एक लाइव कॉन्सर्ट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? किस तकनीकी दिग्गज ने अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है वो? गूगल ने लॉन्च किया है साथियों। किसने किया है लॉन्च? गूगल ने। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं, थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं इसका। अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सन कैचर। यह परियोजना पृथ्वी से परे कंप्यूटिंग हार्डवेयर को होस्ट करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों की खोज करती है। इसका मुख्य लक्ष्य ऊर्जा कुशल अंतरिक्ष आधारित एआई कंप्यूटिंग सिस्टम
बनाना है। निरंतर सूर्य का प्रकाश और वैक्यूम कूलिंग अंतरिक्ष को डेटा केंद्र संचालन के लिए आदर्श बनाते हैं। और गूगल 2027 तक कक्षा में अपने हार्डवेयर का परीक्षण करने के लिए 2 प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च करेगा। कब तक करेगा? 2027 तक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023-24 के दौरान ग्रीन हाउस गैस जीएचजी उत्सर्जन में सबसे अधिक वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? तो किस देश में दर्ज की गई है? वो हमारे देश भारत में दर्ज की गई है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है दोस्तों, चलो इसका गहराई से अध्ययन करते हैं। यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि भारत ने 2023-24 में वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? अपने देश भारत में। 2023-24 के दौरान भारत के कुल जीएचजी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 165 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही बड़ी वृद्धि है, जो सभी देशों में सबसे बड़ी वृद्धि है। प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम बना हुआ है और 2023 में वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन 2.3 बढ़कर 57.7 गीगाटन तक पहुंच गया है। मतलब 2.3% जो बढ़ा है वो बढ़कर अब कितना हो गया है? 57.7 टन। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा नीतियों के तहत ग्लोबल वार्मिंग 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य से अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कौन सा दिवस दोस्तों? विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रति वर्ष 8 नवंबर को विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा 1895 में एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो वैज्ञानिक हुए थे विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन, 1895 में उन्होंने एक्सरे की खोज की थी और उन्हीं के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक चिकित्सा निदान में रेडियोग्राफरों और रेडियोलॉजिस्टों के योगदान को मान्यता देता है। रोएंटजेन ने जर्मनी के वुर्जुबर्ग विश्वविद्यालय में कैथोड किरणों के साथ प्रयोग करते हुए एक्सरे की खोज की थी। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोएंटजेन ने की थी। कब की थी? 1895 में। एक्सरे ने मानव शरीर की आंतरिक इमेजिंग को संभव बनाया, जिससे चिकित्सा में निदान और उपचार में क्रांति आई। और रोएंटजेन को अपनी इस खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1901 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा खेल 2025 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके पहले शासी निकाय की स्थापना 7 नवंबर 1925 को हुई थी? तो दोस्तों मैंने आपको बार बार इसी चीज पे जोर दिया है कि ये 100वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, किसी की 100वीं और किसी की 150वीं, तो इनको आप खास करके याद रखना। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा है वो खेल? वो है भारतीय हॉकी। कौन सा है? भारतीय हॉकी। सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी। कहाँ? न्यू दिल्ली, 7 नवंबर 2025। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय हॉकी कब? 1925 से अब कहाँ? 2025 में, मतलब 100 साल पूरे हो चुके हैं, के शताब्दी समारोह की घोषणा की है। किसने की है? केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने की है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 नवंबर 1925 को भारत में इस खेल के पहले शासी निकाय के रूप में हुई थी। कब हुई थी?
7 नवंबर 1925 को। 100 साल का समारोह 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो आपको पूछने वाले के लिए एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो 100वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है वो कहाँ मनाई जा रही है, तो कहाँ मनाई जा रही है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। यह आयोजन हॉकी इंडिया HI के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। हॉकी इंडिया जो 2009 से कार्यरत है और भारतीय हॉकी का राष्ट्रीय महासंघ है। ठीक है दोस्तों। और भारत के स्वर्ण पदक, भारत ने पुरुष हॉकी में अब तक 13 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य हैं। स्वर्ण पदक कब कब जीते हैं? 1928 में, 1932 में, 1936 में, 48, 52, 56, 64 और 1980। ठीक है दोस्तों। कब कब जीते हैं? 1980 में। ये स्वर्ण पदक है। रजत पदक 1960 में रोम ओलंपिक में जीता था, और कांस्य पदक 1968, 72 और 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो स्टैटिक जीके की दृष्टि से ये जो पदक हैं ये भी आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय सिनेमा और साहित्य में योगदान के लिए 2025 SOA साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसको सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? जावेद अख्तर को। किसको सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर को। चलो देखते हैं इसका विश्लेषण। जावेद अख्तर को 2025 का SOA साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। SOA का मतलब क्या है? शिक्षा ओ अनुसंधान। क्या है? शिक्षा ओ अनुसंधान। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा और साहित्य में उनके योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार तीसरे SOA साहित्य महोत्सव के दौरान प्रदान किया जाएगा। कौन सा महोत्सव रहेगा ये? तीसरे नंबर का महोत्सव रहेगा दोस्तों। यह महोत्सव 29 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। स्थान शिक्षा और अनुसंधान डीम्ड विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? शिक्षा और अनुसंधान डीम्ड विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में ये आयोजित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। चलते हैं इसका विश्लेषण देखते हैं। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वे IISc बेंगलुरु में मटेरियल्स इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कहाँ है? फिलहाल वे IISc बेंगलुरु में मटेरियल्स इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर फिलहाल वो कार्यरत हैं। यह पुरस्कार उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए युवा भारतीय शोधकर्ताओं को सम्मानित करता है, और यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। और मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार में 5 लाख की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास चल रही है इसकी जो फ्री PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुजी फॉर एग्जाम पर उपलब्ध मिलेगी। क्या है हमारा चैनल? गुरुजी फॉर एग्जाम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करो। इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो, साथ में और भी कंटेंट हैं जो आपको हर वनडे एग्जाम, हर UPSC एग्जाम, PCS एग्जाम, हर एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको हर तरीके का स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए हर एग्जाम में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0, जिस पर फिलहाल ये आपको क्लास उपलब्ध हो रही है करंट अफेयर्स की, तो वो चैनल है गुरुजी 4.0 के नाम से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि जो भी हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करते हैं, अपडेट डालते हैं किसी भी
चीज़ का, स्टडी मटेरियल का, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमी रहती है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि इस वीडियो में ये कमी है, हम उसको सुधार करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना CREA के मासिक वायु गुणवत्ता स्नैपशॉट के अनुसार अक्टूबर 2025 के दौरान भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा शहर था? तो कौन सा शहर है वो? धारुएड़ा। कौन सा शहर है दोस्तों? धारुएड़ा। जो प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया है? धारुएड़ा में देखा गया है। इससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन और बताया था, ये वायु प्रदूषण के तहत है। और गंदगी में अगर देखें तो सबसे गंदा शहर कौन सा है? मदुरई। कौन सा है? मदुरई। ठीक है दोस्तों, अब देखो दारुएड़ा में कितना है पॉल्यूशन? 123, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद में रोहतक में कितना है? 120। फिर गाजियाबाद में कितना है? 114। नोएडा में कितना है? 112। बल्लभगढ़ में 109। दिल्ली NCR में 107। भिवाड़ी में 97। ग्रेटर नोएडा में 96। हापुड़ उत्तर प्रदेश में 92 और गुरुग्राम में 92। तो इस हिसाब से जो टॉप 10 रैंक हैं उनकी लिस्ट आई है आपके सामने दिखाई गई है, तो इनको भी याद करने की कोशिश करें। चलो विश्लेषण देखते हैं उसी क्वेश्चन का। CREA के मासिक वायु गुणवत्ता स्नैपशॉट के अनुसार अक्टूबर 2025 के दौरान धारुएड़ा हरियाणा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। CREA की रिपोर्ट 4 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 4 नवंबर 2025 को। अक्टूबर 2025 में शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर राष्ट्रीय राजधानी NCR में स्थित थे। धारुएड़ा का PM 2.5 स्तर औसतन 123 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहा, जो 77% दिनों में NAAQS से अधिक रहा। धारुएड़ा अक्टूबर 2025 में 2 गंभीर और 9 बहुत खराब वायु गुणवत्ता वाले दिन दर्ज किए गए थे। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, जो टॉप 10 है उनकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। चलते हैं उसी क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब से हुई है? 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। इसका उद्देश्य कैंसर का शीघ्र पता लगाने, रोकथाम और समय पर उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस मैरी क्यूरी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1867 की जयंती के साथ मेल खाता है। मैरी क्यूरी द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज से आधुनिक विकिरण चिकित्सा का विकास हुआ था। ठीक है। और 2025 की जागरूकता पहल विश्व कैंसर दिवस की वैश्विक थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, अच्छा ठीक है, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन थे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके आज के पूरे होते हैं। 10 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स के कर लिए। इसके तुरंत बाद में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरल अवेयरनेस के आते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में आपको कुछ जानकारी दी जाती है पहले, और फिर उसी के साथ जस्ट उससे आगे उसी जानकारी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और उसी का आंसर हमें देना रहता है। चलो देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चंस, क्या आंसर देना है अपने को, कौन सा आंसर उचित है उसके लिए। देखो, मध्यम आय वाले 74% देश का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस करते हैं। तो इसी संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो कौन सा है? दुनिया भर में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो दोस्तों क्या ग्लोबल वार्मिंग से जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें वृद्धि होगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ताप
तनाव के कारण फसल की पैदावार में कमी। ये बात बिल्कुल सही है कि ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग से ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ने से फसल की जो पैदावार है उसमें कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस वृद्धि में अग्रणी है। कोप 30 से पहले बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट इसी संदर्भ में हमें बताएं कि 100 वर्षों की अवधि के किस ग्रीन हाउस गैस की वैश्विक तापन क्षमता GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है। तो कौन सी गैस की है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड की सबसे अधिक है। जो आप मेरे पीछे जो चार्ट देख रहे हो उस चार्ट में देखो कि किसकी GWP सबसे अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? 1 है 100 सालों में, ठीक है। और मेथेन की कितनी है? 21 है 100 सालों में। और नाइट्रस ऑक्साइड की कितनी है? 310। हाइड्रोफ्लोरो की HFC जो कार्बन हैं उनकी कितनी है? 140 से 11,700। और पेरिफ्लोरो PF कार्बन्स की कितनी है? 6500 से 9200। लेकिन देखो सबसे नीचे जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 उसकी कितनी है? 23,900, जो कि सबसे अधिक नोट की गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ब्राजील के वर्षावन दक्षिण अमेरिका में नमी की आपूर्ति करके वैश्विक फसल निर्यात का 10% बनाए रखते हैं। ठीक है, ये तो अपने को जानकारी दे दी गई। इसी संदर्भ में हमें बताएं कि पृथ्वी के वायुमंडल में नमी का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नमी, सबसे अधिक नमी कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे अधिक, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो सबसे अधिक पानी कहाँ मौजूद होता है? महासागरों में होता है। तो वहीं से सबसे अधिक नमी जो पर्यावरण में मौजूद आती है वो वहीं से आती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महासागर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत को मानव जनित भूमि क्षरण के कारण उपज में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी संदर्भ में हमें बताइए उपजाऊ भूमि के रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? मरुस्थलीकरण। और भारत में कौन सा मरुस्थल मौजूद है? थार का मरुस्थल मौजूद है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाराष्ट्र स्टार लिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये बात हमने कल परसों डिस्कस कर ली थी। इसी संदर्भ में हमें बताएं कि उपग्रह संचार के लिए आमतौर पर किस आवर्ती बैंड का उपयोग किया जाता है? तो कौन से बैंड का उपयोग किया जाता है? कू एंड का बैंड का। अब देखो जो कू बैंड है वो फर्स्ट जनरेशन का है, 1970 से 1990 तक यूज हुआ था। फिर उसके बाद में उसका थोड़ा अपडेटेड रूप आया, वो 1990 से अभी तक भी सेकंड जनरेशन में चला हुआ है। और जो का बैंड है ये थर्ड जनरेशन का है, ये जो 2010 से अभी तक फिलहाल प्रचलन में है ये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिक्स ने पश्चिमी प्रभुत्व पर अंकुश लगाने और स्विफ्ट प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स पे योजना शुरू की है। ये तो अपने को जानकारी दे दी गई। अब देखो स्विफ्ट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। ठीक है, पहला कथन क्या है? स्विफ्ट एक वैश्विक वित्तीय नेटवर्क है जो विभिन्न देशों के बैंकों के बीच सीधे धन हस्तांतरित करता है। नहीं दोस्तों, ये बात हो जाएगी गलत। देखो स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह एक वैश्विक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग बैंक और वित्तीय संस्था सुरक्षित रूप से लेन देन की जानकारी साझा करने के लिए करते हैं। जबकि इसमें क्या बताया गया है कि विभिन्न देशों के बैंकों के बीच सीधे धन हस्तांतरित करता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण, इसका उपयोग बैंकों के बीच भुगतान आदेश को भेजने के लिए किया जाता है और इसके लिए स्विफ्ट को कोड जिसे BIC या बैंक पहचानकर्ता कोड भी कहते हैं। तो ये सीधे नहीं भेज सकता। ठीक है, एक वैश्विक वित्तीय नेटवर्क है जो विभिन्न देशों के बैंकों के बीच सीधे धन हस्तांतरित
नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना ऑप्शन जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। बेल्जियम का राष्ट्रीय बैंक एनबीबी स्विफ्ट का प्रमुख पर्यवेक्षक है जिसे G10 केंद्रीय बैंकों का समर्थन प्राप्त है। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ये कथन अपना सही हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है, स्विफ्ट नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक बैंक का एक विशिष्ट स्विफ्ट कोड होता है जो उसके संस्थान देश और स्थान की पहचान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, स्विफ्ट कोड कैसे होता है, BIC, जो बैंक पहचान करता कोड है। ठीक है, बैंक पहचान करता कोड, तो ये कथन भी अपना सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा आएगा जिसमें 2 और 3 दे रखा हो, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत और बहरीन ने नई दिल्ली में 5वें उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में आतंकवाद विरोधी संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है, और पहलगाम हमले की निंदा भी इन्होंने की है। भारत और बहरीन ने नई दिल्ली में एक बैठक की थी, उसमें आतंकवाद विरोधी संबंधों को मजबूत करने पर संकल्प लिया गया था। तो अब बहरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। तो चलो करते हैं। पहला कथन क्या है, बहरीन अरब सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसमें लगभग 30 द्वीप हैं और इसकी राजधानी मनामा है। तो ये कथन अपना गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहरीन अरब सागर में नहीं, बहरीन गुल्फ ऑफ बहरीन की खाड़ी में स्थित है। यहाँ ये अपना गलत हो जाएगा, और इसमें 30 नहीं 33 द्वीप मौजूद हैं और इसकी राजधानी मनामा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूरी बात अपनी गलत हो जाएगी, तो कथन एक अपना गलत है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह किंग फहद कोजवे के माध्यम से सऊदी अरब से जुड़ा है और ईरान और कतर के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। तो देखो सऊदी अरब कहाँ है, ये रहा, सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, ये बात सही है। ईरान और कतर के साथ भी समुद्री सीमाएं ये साझा करता है, तो ये अपना कथन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, देश का सबसे ऊंचा स्थान जबल अद दुखम है और इसका अधिकांश भूभाग चट्टानी मैदानों वाला रेगिस्तान है। तो ये बात भी एकदम सही हो जाएगी। देश का सबसे ऊंचा मतलब जो बहरीन है उसका सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, जबल अद दुखम है, और इसका जो अधिकांश भूभाग है वो चट्टानी और मैदानों वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा जिसमें 2 और 3 रखा हो, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत भारत के शहद क्षेत्र में बदलाव, ग्रामीण आजीविका और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। ठीक है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन के बाद भारत शहद का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसके प्रमुख उत्पादकों के उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और पंजाब शामिल है। तो ये बात अपनी सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात अपनी सही हो जाएगी। अब दूसरा क्या रखा है, NBHM आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरे भारत में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो देखिए इसका NBHM का क्या दूसरा वो क्या है, NBHM एक राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड है। ठीक है, जो कि राष्ट्र की परमाणु सेवा में कार्यरत है। तो ये कथन अपना गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और उत्पादन, कटाई के बाद के प्रबंधन और अनुसंधान पर केंद्रित 3 लघु मिशन के माध्यम से संरचित किया जाता है। तो ये अपना ऑप्शन कथन नंबर 3 भी अपना सही हो जाएगा। कौन हैंडल करता है इसको, NBB। ठीक है, तो दूसरा अपना गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा कौन से में है, ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A अपना राइट आंसर हो जाएगा।
ये अपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आज के पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कमी रही है। साथ में वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो में कोई ना कोई कमी है या अच्छी है। जो भी है आपका रेस्पॉन्स ज़रूर दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना ना भूलें। जो भी आपका दोस्त है जो कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उसके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए तो है ही है, साथ में उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप किसी की मदद करने में अग्रणी है, आप किसी की मदद कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।